आवाज आ रही है? यस सर। जी। यस सर। पिछली बार हम कहाँ थे? क्या कौन सी बीमारी पे बात करने की थी? सर पिछली बार ज्वाइंट पेन का चला था। हम्म। और इस बार सर मेरे हिसाब से अगर डिप्रेशन नहीं हुआ है तो शायद डिप्रेशन होने का था। डिप्रेशन के सर ऊपर तो पूरा थायराइड का दिन भी चला कर। था। हाँ, डिप्रेशन का हो चुका है सर, हो चुका है। जी। सर सर थायराइड का। जी। લાસ્ટમાં થાઇરોઇડ નું હતું। ठीक है। इसके अलावा क्या करना है? कोई बात सर नहीं, एक थायराइड बेसिक के सा। ऊपर बात करते हैं हम पहले। સર તમે કીધું हाँ હતું કે બેઝિક આપણે હાઉ ટુ એક્સપ્લેન ધ ટોપિક્સ ઓફ जी। યોગાહારના जी। ટોપિક્સ કેવી રીતે બીજાને સમજાવી શકાય। हाँ हाँ हाँ, तो उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो वो पीपीटी के जरिए हम उसको समझाएंगे। पहले थायराइड के बारे में थोड़ा समझ लो। थायराइड ग्रंथि हमारे गले के अंदर होती है। उसके पे मैंने शायद बात की थी, उज्जयी प्राणायाम। સર अ, થાઇરોઇડ થઈ ગયું છે आप। हाँ, हो गया था। मुझे याद आया कि उज्जयी प्राणायाम करके आप थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट कर सकते हो। थायराइड ग्रंथि उज्जयी प्राणायाम से एक्टिवेट होती है। थायराइड ग्रंथि के अंदर जो अंतःस्राव पैदा करना होता है उसको जिस तरह आपका पेंक्रियाज काम करना छोड़ देता है, इसी तरह थायराइड भी काम करना छोड़ देता है। तो कचरा इकट्ठा हो जाता है, सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है, चर्बी इकट्ठा हो जाती है। वो सब कचरा निकालो और उसके जो थायरोक्सिन, जो इंसुलिन पैदा करना है, उसके जो सेल होते हैं उसको सही रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। उसका मेंटेनेंस के लिए विटामिन चाहिए। ये सब आप प्रोवाइड करोगे तो धीरे धीरे थायराइड भी पेंक्रियाज की तरह, डायबिटीज की तरह वो भी ठीक हो सकता है। अब हमें आगे देखना है कि आप लोग किसी के सामने जब आप लेक्चर लोगे, लोगों को बताओगे, तो क्या प्रायोरिटी रहेगी? कौन से टॉपिक के ऊपर कैसे बोलोगे? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे यहाँ। यहाँ पूरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना? जी सर। जी। जी सर। तो आपको पहले क्या बात करनी है कि भाई योगाहार क्या है? योग और आहार, आहार का योग, आहार का इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट का टाइटल है। यहाँ कुदरत के नियमों को ही समझना है और बिना दवाई बीमारी कैसे रोक सकते हो, बेस बीमारी कैसे ठीक करना है। यहाँ छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग, बीमार से लेके तंदुरुस्त, गरीब से लेके पैसे वाले, सबके लिए ये टॉपिक काम के हैं। ठीक है। तो आपको पहले इंट्रोडक्टरी जो बात करनी है, इसमें आपको योग और आहार दोनों विषय को वेटेज देना पड़ेगा। સર બધાને અનમ્યુટ हाँ કરાવો ને, બહુ हाँ हाँ ડિસ્ટર્બન્સ हाँ આવે हाँ, છે। मैं कर लेता हूँ। अपने अपने माइक को, इसका माइक चालू है। मुझे यहाँ ऑल म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप अनम्यूट कर लेते हैं सब लोग। तो यहाँ योग और आहार दो विषय को वेस्टेज देना है। योग क्या सिखाता है?
जो हमने पूरे लेक्चरों के समय देखा, आदि, व्याधि और उपाधि, इससे बचने के रास्ते योग शास्त्र दिखाता है। योग सिर्फ आसन प्राणायाम पे रुकता नहीं है। योग बहुत बड़ा विषय है। योग आपको आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते दिखाता है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कैसे करना है उसके रास्ते दिखाता है। तो आत्मा से परमात्मा को जुड़ना, यही योग की व्याख्या है। भगवान कृष्ण ने योग कर्मसु कौशलम कहा है, यानी आप जो भी काम कर रहे हो एक्सपर्ट की तरह करो। ये भी एक प्रकार का योग है। अष्टांग योग के बारे में आपको बताया गया है। तो योग का विषय हमारी आध्यात्मिक उन्नति के रास्ता दिखाता है। योग हर एक धर्म के जो नीति नियम बनाए गए हैं वो योग के ही रास्ते हैं, योग के ही टॉपिक है वो सब। तो योग ये हर धर्म के शास्त्रों का मतलब हमें समझाता है, कैसे जिंदगी जिया जाए। तो आदि, व्याधि, उपाधि, ये हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं दुख की तरह आता है। आदि जो होती है वो हमारे कर्मों के फल के हिसाब से है। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, या तो इस जन्म में या तो दूसरे जन्म में। इस जन्म में आपको जो भी मिला हुआ है आपके पिछले जन्म के कर्मों के अधीन मिलता है। इस जन्म में आप जो भी काम करोगे वो अगले जन्म का आप प्लानिंग कर रहे हो। भगवान कहते हैं कि भाई हमको ऐसे कर्म करने हैं कि हमें उसके फल भुगतने के लिए दूसरा जन्म लेने की नौबत ना आए, यानी आदि से मुक्ति, ये भगवान कहते हैं। व्याधि क्या है? शरीर में घुस गए बीमारियां। क्यों बीमारी घुस गई? क्योंकि हमारे डाइट सही नहीं था। डाइट सही नहीं है इसीलिए व्याधि आ जाती है शरीर के अंदर, वो हमको सहन करनी पड़ती है। उपाधि क्या है? जहां इंद्रियों की गुलामी आप करते हो वो इंद्रियां आपको उपाधि के अंदर डालते हैं। मान लो आप युवा हो, कोई अच्छी लड़की आपके नजर में आ गई, आपका इश्क हो गया, आपने शादी कर ली। अब शादी हो जाने के बाद उनकी रहनी करनी, आपकी रहनी करनी, आपके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स, वो मैच नहीं होता है तो फिर समस्या शुरू हो जाती है। तो ये उपाधि आपने खुद पैदा की है, कोई आपको करने के लिए नहीं बोल रहा था, लेकिन आपने अपनी इंद्रियों की गुलामी की, इसीलिए आप उपाधि में फंसे। तो हमें इस तरह फंसना नहीं है। उपाधि स्वयं खड़ी नहीं करनी चाहिए। हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हमें खर्च करने चाहिए जीवन के अंदर जो जरूरी चीजें। अब आपका घर चलाने का ठिकाना नहीं हो और आप बड़ी गाड़ी लेके बैठ जाओगे तो पेट्रोल के पैसे कहाँ से लाओगे? इंस्टॉलमेंट्स कहाँ से भरोगे? आप लोगों का, किसी का बड़ा बंगला देख के अपनी झोपड़ी को जला दोगे क्या? तो लोग ऐसी उपाधियां खुद खड़ी कर लेते हैं। तो हमें अपनी औकात को देख के, हमारी कैपेसिटी को देख के, हमारी ताकत को देख के हमें हर काम के पीछे जो इफोर्ट्स लगाने हैं, काम का जो साइज तय करना है, वो सब हमें अपने आप को देख के करना है, नहीं कि लोग बताए, लोग बोले कि भी ये कर लो, ये ले आओ, ये करो। इस तरह नहीं करना है। धर्म के नियमों का पालन, हर धर्म आपको दिखाता है ईश्वर की सेवा पूजा, अपने धर्म के इष्ट देव। हर धर्म आपको सिखाता है चैरिटी। 50 साल तक आप गृहस्थी करो, ठीक है, लेकिन जब 51 वन का प्रवेश आपका हो जाता है, वानप्रस्थ जिंदगी शुरू हो जाती है,
तब आपको चैरिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। आपके माइंड में भी आ जाना चाहिए कि अब मेरा समय पूरा हो चुका है। अब मुझे अपने लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, अपने पास जो भी है, धन है, समय है या ज्ञान है, वो सबको समाज के लिए उपयोग में लगा देना चाहिए। यही आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते है। आपको भगवान की सेवा पूजा करना है, आपको चैरिटी करनी है, तो साधन आपका शरीर है। शरीर को ठीक रखने के लिए समयांतरे उपवास भी करने चाहिए। तो ये सारा नॉलेज जो है वो आपको योग शास्त्र दिखाता है। आहार कंट्रोल करके आप आपकी व्याधि को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, आप सात्विक आहार भोजन करके आपकी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपके लोभ, लालच, मोह, माया, आपका स्वभाव, वो सब भोजन की क्वालिटी के अधीन होता है। आप सात्विक भोजन खाओगे तो आपका स्वभाव सात्विक रहेगा। आप तामसिक भोजन खाओगे तो तामसिक यानी गर्म स्वभाव वाला रहेगा। राजसिक भोजन करोगे तो आपको राजसिक बीमारियां, डायबिटीज है, बीपी जैसी है, वो सब राजसिक बीमारियां कह लेती है। क्यों? क्योंकि अच्छा अच्छा खाने के बाद जो बीमारियां आते हैं, अच्छा अच्छा खाना किसको मिलते हैं? जो राजघराने के लोग हैं, हाँ, जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो सब राजसिक भोजन करते हैं। तामसिक भोजन कौन करता है? जो लोग मजदूर है, कम पढ़े लिखे हुए हैं, अंधश्रद्धा में मानते लोग हैं, ऐसे लोग जो है जिनको ज्ञान कम है, पढ़े लिखे कम है, उन लोगों के भोजन में तामसिक तीखी चीजें ज्यादा होती है। तो हमें राजसिक, तामसिक और सात्विक तीनों भोजन को समझना है। हमारे शरीर के लिए क्या सही है, वो सब बातें आपको लोगों को बताना पड़ेगा। तो ये योगाहार का जो पहला साइड है। अच्छा, ये योगाहार का कोर्स जो है, इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा, यूएसए, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने हमारे कोर्स की मान्यता दी थी और उन्होंने आ, 2 बैच भी चलाई है। यहाँ गुजरात में लकुलिश योग यूनिवर्सिटी, जिसके अंडर में आप कोर्स कर रहे हो, तो उन्होंने उसकी मान्यता दी है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की कई संस्थाओं ने योगाहार के पुस्तकों को प्रचार के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया है। ऐसी कई संस्था है जो आपको मैं दिखाऊं यहाँ, तो एडीसी बैंक अहमदाबाद में है। उन्होंने करीब 5,000 पुस्तकें मिलेट वर्ष की उजवनी के दौर पे 2023 में प्रिंट करवाई थी और अपनी सारी ब्रांचों में भेजी थी। विश्व उमिया फाउंडेशन ने 50,000 बुक प्रिंट करवा के अपने संस्था के साथ जुड़े हुए लोगों को पहुंचाया था। सरकार का सीईडी का डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उन्होंने 5,000 बुक वाइब्रेंट गुजरात के दौरान, वाइब्रेंट के एग्जीबिशन के दरमियान लोगों को बांटी थी। आरएसएस का एक अंग है एकल फाउंडेशन। एकल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है पूरे इंडिया में जहां सरकार की स्कूल नहीं है, वहां वो अपनी स्कूल चलाते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे इंडिया में 1 लाख स्कूल चलाते हैं लोग। 1 लाख स्कूल। गुजरात में ऐसी 3,000 स्कूल है। तो उन्होंने अपनी ये स्कूलों के लिए ये योगाहार की पुस्तिका प्रिंट करवाई थी। गांधीनगर गुजरात में कड़ी सर्व यूनिवर्सिटी है। उन्होंने अपने कॉलेज के 25,000 स्टूडेंट के लिए ये बुक्स तैयार करवा के हर एक बच्चे के पेरेंट्स तक उसको पहुंचाया था। गुजरात में एक प्रकृति मित्र ग्रुप काम करता है। उसका काम है कि प्रकृति का संरक्षण करने वाले जितने भी स्वयं सेवक है पूरे गुजरात में, उन सब लोगों को साल में एक बार इकट्ठा करना और उनका बहुमान करना। तो इन लोगों ने भी 5,000 बुक हमारी योगाहार की उन्होंने प्रिंट करवाई है। तो आप ऐसे अलग अलग
संस्थाओं ने योगाहार को एडॉप्ट किया है। और खास गुजरात स्टेट योग बोर्ड के हजारों योग टीचर्स को हमने ये तालीम दी हुई है योगाहार के बारे में, लेक्चर्स लेके। उन लोगों को कोर्स नहीं पढ़ाया है, लेकिन योगाहार के जो मेन टॉपिक है उसके मेन हार्ट क्या है योगाहार का, वो सारा हम उन लोगों को बताया हुआ है। तो योगाहार का जो पुस्तक है, वो पुस्तक आपको हिंदी में, गुजराती में जो भी पढ़ना है जिसको, तो वो हमारे व्हाट्सएप पे हेलो हाई करके मैसेज भेजेंगे तो रिटर्न मैसेज में उनको ई बुक की लिंक मिल जाएगी। तो ई बुक की लिंक जो होती है वो क्लिक करने से पूरा पेज खुल जाता है। वो पेज के अंदर आपको गुजराती वाली, हिंदी वाली बुक्स की लिंकें अवेलेबल है, वो आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। उसका कोई चार्ज लगता नहीं है। तो योगाहार के बारे में इंट्रोडक्टरी बातें आप इस तरह कर सकते हो। आगे आप डॉक्टर्स के अनुभव जो हमारी पुस्तक में ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो उसका आप जिक्र कर सकते हो कि ये पुस्तक में इन डॉक्टरों के अनुभव लिखे हुए हैं। क्योंकि जो डॉक्टर ने 10,000 डॉक्टर तैयार किए हो, ऐसे डॉक्टर जो खुद रिटायर हुए, तो उनको काफी प्रकार की समस्याएं, बीमारियां थी, तो उन्होंने डाइट को चेंज करके अपनी बीमारी को ठीक किया था। तो उनके रेफरेंस आप दे सकते हो। इसके साथ आपको योग की व्याख्या क्या है, लोगों को ये बात समझानी है आपको खास करके। क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि योग मतलब सुबह में जल्दी उठ जाओ, गार्डन में जाओ, आसन प्राणायाम करो, फूंक लगाओ, शीर्षासन करो। ये सब योग मानती है पूरी पब्लिक। तो ये सही है, योग का ये हिस्सा है, योग नहीं है। योग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो योग में भगवान ने जो व्याख्या की है, ये ये स्लाइड में बताई है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। यानी आप जो कर्म कर रहे हो पूरे दिन में, जितने भी प्रकार के, चाहे घर के हो, शरीर के हो, भोजन के हो, नौकरी धंधा के हो, बच्चों पालने के हो, किसी भी प्रकार की सामाजिक आपके रीति रिवाज के कर्म कर रहे हो, सब कर्म में आप एक्सपर्ट की तरह काम करो। इसी को भगवान ने योग बोला है। योग की व्याख्या सही ये है। यहाँ आपको योग की व्याख्या में, योगः कर्मसु कौशलम में लोगों को पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? तो आपको लोगों को पूछना है, आपके सामने जो ऑडियंस बैठा है, कि इसमें कौन ऐसा है, कितने ऐसे लोग हैं जो हर रोज दवाई खा रहे हैं। तो आपको, आप ऑडियंस में कई लोग बोलेंगे, जो हाथ ऊंचा करेंगे, जो कोई डायबिटीज, बीपी, किसी भी प्रकार की दवाई खाता हो। तो पहले वो चेक करना है कितने लोग दवाई खा रहे हैं। अच्छा, जो लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है, उन लोगों को पूछना है कि भाई आप दवाई नहीं खा रहे हो, लेकिन आपके घर में तो कोई दवाई खा रहा है। उनके फादर मदर है, दादा दादी है, कोई ना कोई तो बीमार होगा। तो वो जरूर बोलेंगे कि हाँ, हमारे पिताजी दवाई खा रहे हैं, माताजी खा रहे हैं, दादा दादी खा रहे हैं, कोई ना कोई तो खाता होगा। बस अब आपको उनको पकड़ना है। अब आपको उनको क्या कहना है कि जो लोग दवाई खाते हैं, क्या रोज होटल में खाने जाते हैं? नहीं। और ज्यादातर आप देखना, जो लोग बीमार हो गए ना, वो बाहर का भोजन ज्यादा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमार है, दवाइयाँ खा रहे इसीलिए। अब उन लोगों को ये पूछना है कि भाई आपके घर में जो लोग बीमार है, वो हर रोज होटल में खाने नहीं जा रहे, वो घर का ही भोजन खा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने घर का ही भोजन खा रहे हैं, जो उनके घर में रसोई करने वाली बहन भोजन बना रही है। तो वही भोजन खा के वो बीमार है। इसका मतलब कि बहन जो रसोई बना रही है, वो रसोई की एक्सपर्ट नहीं है। रसोई की एक्सपर्ट इसी को कहा जाता है कि वो ऐसी रसोई बनाए, खाने वाला बीमार न पड़े और बीमार धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। ऐसी रसोई बनाने वाली को ही रसोई की एक्सपर्ट कहलाती है।
अब आप पूछोगे सबको कि किसके घर में एसी एक्सपर्ट है, तो सब बोलेगे कि किसी के घर में नहीं है। तो सबसे पहले लोगों को ये इसके बारे में नॉलेज देना है कि आपके घर में जो रसोई बनाने वाली है, वो रसोई बनाने वाली एक्सपर्ट नहीं है। पहले उसको कैसे रसोई बनाई जाए कि खाने वाला बीमार न पड़े, बीमार धीरे धीरे ठीक हो जाए, वो सिखाओ। आपके लिए बहुत बड़ा काम मिलेगा। एक्सपर्ट बनाना है। अच्छा, अब ये तो रसोई करने वाले की बात आई। साथ में ये भी बोल देना है कि आपके बेटे की शादी बाकी है, तो बेटे के लिए जो बहू ढूंढो ना, उसके लिए शर्त ये करने का कि वो बेटी जिसके साथ शादी करवाने करने वाले हो, वो रसोई की मास्टर होनी चाहिए। उनकी रसोई खा के घर का कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए। बीमार है तो धीरे धीरे ठीक हो जाए, ऐसा रसोई बनाने आती होनी चाहिए। तब जाके हम शादी करेंगे। नहीं आती है तो आप उसका क्लास करवा लो, फिर हम अपनी शादी तय करेंगे। तो यहाँ मजाक में हम बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये बात आप बोलोगे ना तो लोग उसको गंभीरता से सुनेंगे। लोगों को लगेगा कि भाई उनके बातों में दम है। लोग अलर्ट हो जाएंगे। अपनी बेटी है तो बेटी को भी बोलो कि भाई वो भी ऐसा सीख ले कि वो ससुराल में जाए तो वो सामने वाले को बीमार करे, इसी तो कम से कम रसोई न बनाए। उसको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये बात आप बोलोगे ना तो लोगों को ऐसा लगेगा कि पूरे समाज में हर घर में इसकी जरूरत है, हर घर में इसकी जरूरत है। तो लोगों को कन्विंस करने के लिए ये आसान टॉपिक है। तो एक बात ये बतानी है। अच्छा, योग की दूसरी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में दी है। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि कहते हैं आपको अष्टांग योग का पालन करके आप समाधि पा सकते हो। अब इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तो है ही, लेकिन यम और नियम पहले आता है, बाद में आसन प्राणायाम आता है। लोग समाज में आसन प्राणायाम पे लगे रहे हैं। हाँ, गार्डन में जाके क्या कर रहे हैं? आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। यम नियम के बारे में कोई सोचता नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई सुनता नहीं। पालन की तो बात ही नहीं है। तो आपको आसन प्राणायाम तब करने चाहिए जब आप यम नियम का पालन करते हो। यम नियम में क्या है? तो यम के अंदर पहला शब्द है सत्य। सत्य क्या कहता है? ये ढाई अक्षर का शब्द सत्य, सत्य ये नहीं कहता है कि सत्य बोलना, सत्य का साथ देना। ये तो कॉमन डेफिनेशन है। सत्य की सच्ची व्याख्या क्या है कि आपके जीवन में खड़ी होने वाली हर समस्या के सत्य रीजन तक पहुंचो। उसका सच कारण ढूंढो, क्यों समस्या खड़ी हुई। किसी के जीवन में कोई समस्या आती है तो इसके पीछे का सत्य ढूंढ निकालो, क्यों समस्या खड़ी हुई। क्यों? क्योंकि आप ये सत्य ढूंढने लग जाओगे ना, दूसरे के जीवन में कोई समस्या आई है, उसके पीछे का सत्य कारण ढूंढ लोगे ना, तो आपके जीवन में वो समस्या आने से रुक जाएगी। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसी गलती करूंगा तो मेरे जीवन में ये समस्या आ सकती है। तो दूसरे के जीवन में आई हुई समस्याओं में से आपको सीखते रहना और सत्य ढूंढ निकालना, इसके बारे में अष्टांग योग बता रहा है। आपके शरीर में डायबिटीज आया, क्यों आया? बीपी हो गया, क्यों हो गया? हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। हम सीधा जाके डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की दवाई खाते रहते, चलाते रहते। बीमारी क्यों आई उसके बारे में कभी सोचते नहीं, कभी किसी को पूछते नहीं। आप उसके पीछे लग जाओ कि मेरे शरीर में समस्या क्यों आई। आप डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर नहीं बता सके तो दूसरे को ढूंढो। हाँ, योगाहार में आ जाओ, योगाहार आपको सारे रास्ते बता देगा कि आपके शरीर में डायबिटीज क्यों हुआ। जहां सॉल्यूशन मिले वहां जाना चाहिए आपको। लेकिन पब्लिक की मानसिकता क्या है? दवाई खा के चला रही है। हाँ, और इसका परिणाम क्या होता है? गुजराती में एक कहावत है, भरोसा नहीं भैंस पाड़ो जने। अब डॉक्टर के ऊपर भरोसा रख के दवाई खाते रहोगे
तो हालत क्या होगी? आज एक गोली खा रहे हो, 2-3 महीने में, 1-2 साल में एक की जगह 2 गोली हो जाएगी, और 2 साल के बाद 2 की जगह 4 गोली हो जाएगी। हाँ? फिर बाद में, डायबिटीज की गोली खा रहे हो तो इंसुलिन पे आ जाओगे, बीपी की गोली खा रहे हो तो हार्ट अटैक तक पहुंच जाओगे, आपका बाईपास करने की नौबत आ जाएगी। आपकी बीमारी आगे बढ़ रही है, कभी कम कम नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती, जब तक आप उसके रूट कॉज तक नहीं पहुंचते, आप उसका सत्य ढूंढ नहीं निकालते, तब तक आप बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। ये बातें आपको योग शास्त्र के, जो योग शास्त्र क्या सिखाना चाहता है, उसके बारे में आपको लोगों को बताना पड़ेगा। तब जाके लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि भाई आप हमारे लिए कुछ नया लेके आए हो। जो बातें हमको डॉक्टर नहीं बताते हैं, वो डॉक्टर आप हमें बताने वाले हो, ऐसा उनको भरोसा पड़ेगा। आपकी बात क्यों सुने? आप किसी के सामने जाके बोलने लगो तो आपकी बात क्यों सुने वो? उनको कुछ ऐसा लगेगा कि भाई आप कुछ कुछ नई बात बता रहे हो, तब जाके आपकी बात सुनेगा, तब तक वो नहीं सुनेगा। तो यहाँ यम यानी ड्यूटीज में सत्य को, आपको उसका व्याख्या करना है। सत्य क्या कहना चाहते हैं उसको आपको दिखाना है लोगों को। नियम के अंदर भी ऐसा है। नियम के अंदर है शौच। शौच का मतलब है सफाई। सफाई किसकी करनी है? तो घर की सफाई करते हो, कपड़े की सफाई करते हो, वासन बर्तन मजते हो, हाँ, गाड़ी, सोसाइटी सब कुछ साफ रखते हो। लेकिन सफाई किसकी करनी है? आपके तन और आपके मन की। सोसाइटी साफ नहीं करोगे तो चलेगा, घर साफ नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन आपका शरीर तो साफ रखना ही पड़ेगा। आपका मन साफ रखना पड़ेगा। शरीर को साफ नहीं करोगे अंदर से, आप बाहर से साफ करते हो स्नान करके, लेकिन अंदर की सफाई, खून की सफाई, डाइजेशन सिस्टम की सफाई, आपकी टोटल जितनी भी सिस्टम शरीर में काम कर रही है, उन सब की सफाई आप नहीं कर रहे हो। इसीलिए शरीर में बीमारी आ रही है। आपके मन की सफाई आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, झगड़ा होते रहते हैं। आपका मन और आपका तन दोनों साफ रहना चाहिए, तब जाके आपके जीवन में शांति आएगी, सुख शांति आनंद आएगा, इसके अलावा नहीं आएगी। तो एक टॉपिक आपके योग की व्याख्या पे रहेगा। ये देखो, ये सारे टॉपिक आपको ओरल एग्जाम में पूछाएंगे। हर एक व्यक्ति को अलग अलग टॉपिक के ऊपर बोलना पड़ेगा, इसीलिए आप हर एक टॉपिक को याद रखना, क्योंकि सारी बातें ये पीपीटी के स्लाइड में नहीं लिखी होती है। आपको टॉपिक के ऊपर बोलना है, तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। तो ये वीडियो जो हमारे जो सेमिनार के वीडियो होते हैं ना, वो स्लाइड के वाले ही होते हैं। आपको ये स्लाइड के वीडियो को सुनते सुनते आपको ये सारे टॉपिक मेमोराइज कर लेने हैं, क्योंकि लोगों को कन्विंस कर सको ऐसी भाषा में आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके लोग आपकी बात सुन पाएंगे। अच्छा, अब बीमारी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? तो किसी को भी पूछो कि भाई आप अपने शरीर को ठीक रखने के लिए क्या करते हो, 5 लोगों को खड़ा करो, हर व्यक्ति अपना अपना अलग जवाब देगा। बोलेगा कोई कि मैं हर रोज दौड़ने जाता हूँ, कोई बोलेगा कि मैं वॉकिंग करने जाता हूँ, कोई बोलेगा मैं जिम कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं योगा करता हूँ। अच्छा, कोई बोलेगा मैं तो ये कुछ कोई नहीं करता, मेरा आयुर्वेद फैमिली डॉक्टर है, मैं तो उसको पकड़ के रहता हूँ। हर व्यक्ति अपने अपने शरीर के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करता रहता है, लेकिन ये सारे जुगाड़ करने के बाद जब ठिकाना नहीं पड़ता है, तब जाके आयुर्वेद वाले, एलोपैथी वाले डॉक्टर को पकड़ते हो। लेकिन हालत समाज में क्या है? परिणाम संतोषजनक नहीं है। आज डॉक्टर भी बीमार है, डॉक्टर भी दवाई खाते हैं। आपको उन लोगों को बोलने का कि आप खुद ही सर्वे करो समाज में। आपको 60 से 60 साल से ज्यादा उम्र वाले डॉक्टर का सर्वे करने का, और आप ज्यादातर पाओगे, 80% से 90% से ज्यादा डॉक्टर आपको मिलेंगे 60 साल की बड़ी उम्र वाले। ज्यादातर डॉक्टर आपको दवाई खाते ही मिलेंगे। और इसमें भी आप पूछोगे ना, तो एलोपैथी वाले ज्यादा दवाई खाने वाले मिलेंगे,
कंपेयर टू आयुर्वेद वाले। तो आयुर्वेद वाले डॉक्टर ज्यादा दवाई वाले नहीं मिलेंगे जितने एलोपैथी वाले दवाई वाले मिलेंगे। तो डॉक्टर्स की हालत भी खराब है, वो खुद बीमार है, आपको कैसे ठीक रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। अच्छा, एक सर्वे के बारे में भी आप बता सकते हो। दिल्ली के डॉक्टरों के ऊपर 2-3 साल, 3-4 साल पहले सर्वे हुआ था। उसका एक रिपोर्ट गुजरात समाचार टीवी में मैंने देखा था। सर्वे ऐसा था कि दिल्ली के डॉक्टर कितना लंबा आयु भोगते हैं, कितना लंबा आयु जी पाते हैं। तो सर्वे में आंकड़े ऐसे आए कि दिल्ली की आम पब्लिक एवरेज 68 साल जिंदा रहती है, एवरेज। और दिल्ली के डॉक्टर 65 साल में मर जाते हैं, एवरेज। लंबा कौन जीना चाहिए? डॉक्टर। लेकिन जी कौन रहा है? पब्लिक। ये रियलिटी है। आप ये आंख भी बताओगे लोगों को सर्वे का, तो लोगों की आंखें खुली रह जाएगी। तो ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता लोगों को दिखानी पड़ेगी। दुनिया में हर साल 25,000 करोड़ रुपया नई नई बीमारियों के, नई नई मेडिसिन के रिसर्च के पीछे लग रहे हैं। रिसर्च के पीछे दवाइयों और हॉस्पिटल और डॉक्टर की फीस का सरवाला लगाओ आप। हाँ, जोड़ लगाओगे कितना आंख चाहे जाएगा, कितना बजट होता होगा, सोचो आप। फिर भी लोग बीमार ही रहते हैं, हॉस्पिटलें बढ़ रहे, डॉक्टर कम पड़ रहे, क्यों? दुनिया में मनुष्य के अलावा कई प्रकार के प्राणी रहते हैं, किसी प्राणी के लिए फैमिली डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। तो वो लोग बीमार नहीं है, मनुष्य क्यों बीमार है? उसके कारण आपको भी बताने हैं। तो आपको आगे कारण बताना है, बीमारी के कारण क्या है। तो यहाँ 3 कारण आपको दिखाने हैं। पहला कारण है, बिना चबाए खाने से कॉन्स्टिपेशन होती है, और कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारी की जड़ है। दुनिया की 90% बीमारियां और 90% हॉस्पिटलें सिर्फ और सिर्फ ये छोटी गलती से चलते हैं। लोग चबा चबा के नहीं खा रहे, उसी कारण उन लोगों की समस्याएं हैं। अब लोग चबा के खाने की शुरू कर लेना, तो इतनी हॉस्पिटल है, इतनी दवा खाने, इतने डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। तो पहला कारण है बिना चबाए खाना। अब जब व्यक्ति बिना चबाए खाता है तो जरूरत से ज्यादा खा जाता है, ओवर ईटिंग। ये भी एक दूसरी जड़ है, ओवर ईटिंग। और तीसरा कारण है तीनों टाइम पकवान खाना। पकवान यानी पकाया, पकवान यानी लड्डू मोहनथाल नहीं, मिठाइयाँ नहीं, जिसको आप पकाते हो। पकवान शब्द में ही उसका मतलब आ जाता है, जिसको पकाओ वो पकवान। तो जो चीज पकाते हो आप, वो सब पकवान है, और तीनों टाइम पकवान खाने वाले बीमार रहेंगे। आज नहीं है तो कल बीमार पड़ेंगे, फर्जियात पड़ेंगे। तो ये 3 कारण शरीर में कैसे इफेक्ट करते हैं, बीमारियां कैसे लाते हैं, उसके ऊपर आपको एक एक स्लाइड आगे दिखानी है। अच्छा, बिना चबाए खाने से कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? तो इसका आपको एग्जाम्पल देना है, लॉजिक दिखाना है, साइंस दिखाना है। तो यहाँ लिखा है, यदि आप भोजन चबाते नहीं है तो आपकी जो मुंह की सलाइवा जो अल्कलाइन है वो रक्त में नहीं जाती। भोजन आपका एसिडिक है, पकाया हुआ है, आप मुंह की सलाइवा नहीं डालते हो, तो जो खुराक एसिडिक है वो वैसा ही शरीर में चला जाता है। यानी आपकी खून की पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहनी चाहिए, वो रह नहीं पाती है। जो लोग चबा चबा के रस करके डालते हैं, उन लोगों के शरीर में पकाए भोजन की समस्याएं कम हो जाती है, उसकी साइड इफेक्ट कम हो जाती है। अच्छा, बिना चबाए खाने से कॉन्स्टिपेशन कैसे होती है? तो आपको एग्जाम्पल देना है, क्या कहना है
कि मान लो आपको, ऑडियंस को बोलना है आपको, कि आपको शाम को खिचड़ी खाने की बाकी है, भोजन करने का बाकी है, और आपके घर के बर्तन मांजने वाली काम वाली बाई आ जाएगी, तो आप क्या करोगे? बिठाओगे या जाने दोगे? तो सब लोग बोलेंगे बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि काम वाली को पैसा वसूल करना है, ऐसे जाने नहीं देंगे लोग। अच्छा, काम वाली को बिठाएंगे और वो भोजन करने बैठेंगे, वो बोलेगी भी थोड़ी देर बैठ में हम खाना खा लेते हैं, और वो जल्दी जल्दी में खाना खा लेंगे। अच्छा, जल्दी जल्दी में खाना खा लेते हैं, खिचड़ी खा लेते हैं, खिचड़ी में सिंग दाना डाला हुआ था, अब सिंग दाना मूंगफली का बिना चबाए खा गए। अच्छा, खा जाने के बाद पता चले कि भी सिंग दाना चबाना रह गया, तो क्या मुंह में वापस लाओगे? आप खाया हुआ भोजन मुंह में चबाने के लिए वापस ला नहीं सकते। अच्छा, आपके जठर में ब्लेंडर मिक्सर जैसा कुछ है नहीं। अच्छा, मनुष्य खाया हुआ भोजन वापस चबाने के लिए मुंह में नहीं ला सकता, लेकिन दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी खाया हुआ भोजन मुंह में वापस लाके जुगाली कर सकते हैं, वागोरी सके। क्यों? उसका भी आपको साइंस दिखाना पड़ेगा उन लोगों को, कि जो चार पग वाले शाकाहारी प्राणी हैं, घोड़ा गधेरा गाय भैंस सब, गेटा बकरा, तो वो लोग घास खाते हैं, तो वो घास एक जठर में जाता है, पहले जठर में। जब वो चबाने बैठते हैं, जुगाली करते हैं, वागोरे, तो वो खाया हुआ घास मुंह में वापस लाते हैं, उसको चबाते हैं, चबा चबा के रस करते हैं, फिर रस हुआ खोराक दूसरे जठर में जाता है, मुंह में से डायरेक्ट, पहले जठर में नहीं जाता है, और दूसरे जठर में से आगे छोटी आंत में जाता है। इसका मतलब चार पैर वाले शाकाहारी प्राणियों को भगवान ने दो जठर दिए होते हैं, दो। आपको लोगों को बताना पड़ेगा। मनुष्य को भगवान ने दो जठर क्यों नहीं दिए हैं? वो भी सवाल पूछना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य का एक जठर भगवान ने ले लिया, और जठर के सामने उन्होंने जठर जितना क्या दिया है? मगज दिया है। भगवान को ऐसा था कि मनुष्य को मगज देते हैं एक्स्ट्रा, ज्यादा, तो फिर दो जठर की क्या जरूरत है? खाने के टाइम मगज का इस्तेमाल करेगा। लेकिन लोग मगज का इस्तेमाल सब जगह करते हैं, खाने में ही नहीं करते हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां कर लेते हैं। मान लो शादी की सीजन चल रही है, शादी में जाना है, साड़ी नहीं लेने जाती है बहनें, तो काली लिटी वाली साड़ी नहीं लाते हैं, लेकिन बाल को काले करके वरघोड़े में नाचते हैं। मगज वहां, जहां जहां नहीं चलाना है वहां चलाते हैं। तो भगवान ने हमको एक जठर दिया है, हम खाया हुआ भोजन वापस नहीं ला सकते। अब सिंग दाना जो जठर में गया है, जठर में ब्लेंडर मिक्सर नहीं है। अब ये सिंग दाना जठर से आगे जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत आपकी करीब कितनी लंबी होती है? 7 से 8 मीटर। 7 से 8 मीटर का मतलब होता है 25 से 30 फीट। कितनी जगह में है? आपके दो हाथ में समा जाए इतनी छोटी जगह में। 25 30 फीट छोटी आंत दो हाथ में समा जाए, कब? मोटी जाड़ी होगी या पतली? पतली। कितनी पतली होती है? आपके हाथ की जो सबसे लास्ट फिंगर है, जो सबसे पतली उंगली है, उतना पतला छोटा आंत आपके पेट में दो हाथ में समा जाए इतनी जगह में है। अब इतनी जगह में छोटी पतली आंत। अच्छा, ये आंत, छोटी आंत की दीवारें निकाल दो, उसकी स्किन निकाल दो, तो अंदर का रास्ता कितना बचेगा? आप जो बॉल पेन से लिखते हो ना, वो बॉल पेन जितना पतला। अब इसके अंदर ये छोटी आंत में मूंगफली का दाना, पानी पूरी का चना घुस गया, तो आंत बेचारा धक्का मार के थक जाएगी। आपने क्या धक्का देने वाले रखे हैं क्या? ऐसा माल आ जाए तो मदद करेगा। आपको लोगों को ये सब दिखाना है। आप जब ये बात बोलते रहोगे ना, तो वो लोग विजुलाइज करेंगे
कि इतनी छोटी आंत में चना घुस जाएगा तो आंत बेचारी धक्का मारेगी, चना खीसेगा नहीं, हाँ, चक्का जाम, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। यही तो कॉन्स्टिपेशन है, यही तो बीमारी की जड़ है। लोग इसी के पे ध्यान नहीं रखते। हम शाकाहारी प्राणी है, हमको चबा के खाना कंपलसरी है। लोग चबा के नहीं खाते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया की सारी हॉस्पिटलें, सारी बीमारियां, सब इसके कारण ही तो है। अच्छा, अब जो लोग चबा के खाते हैं वो लोग बीमार नहीं है क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल पब्लिक को ही ढूंढ निकालने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। आपको ऑडियंस को क्या बोलना पड़ेगा कि आपको ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना है जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो और एक भी बीमारी की दवाई नहीं खाते हो। ऐसे लोगों को आप ढूंढो, आपकी सोसाइटी में, समाज में, गांव में, इलाके में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिल जाएगा। और वो व्यक्ति जो बीमार नहीं है, 80 साल से ज्यादा उम्र वाला है, उनके घर की मुलाकात करो। वो जब खाने बैठता है तो जाके देखो किस तरह खाते हैं वो लोग। वो धीरे धीरे चबा चबा के ही खाते होंगे। आप उन लोगों को जब बोलोगे, आपके ऑडियंस को बोलोगे ना, तो ऑडियंस में ही बैठा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति तो बोलेगा कि मेरी दादी ऐसी है, मेरा दादा ऐसा था, या तो अभी है, 80 90 90 100 100 साल के है, एक भी बीमारी नहीं है। वो ऑडियंस में ही उसके एविडेंस आपको मिल जाएंगे। जब ये बात ऑडियंस में एविडेंस मिल जाएंगे ना, तो आपकी बात 100% सच है, उसके ऊपर सिक्का लग जाएगा। आप लोगों को कन्विंस कर पाओगे कि मेरी बात में इतना दम है। चबा के खाना बहुत जरूरी है। लोगों को ये बात बोलनी है कि पूरे सेमिनार में से कुछ नया सीख के मत जाओ, लेकिन ये बात सीख के जाओ, चबा चबा के खाना है और चबा चबा के खिलाना है। अच्छा, चबा के खिलाने की बात जब आती है तो कई लोग आपको ऐसा सवाल करेंगे, साहब चबा के खाने का टाइम कहाँ है। कई लोग तो ऐसा बोलेंगे, खाने की बात छोड़ो, मरने का टाइम नहीं। ऐसे लोग भी बोलते हुए आपको सुनने को मिलेंगे। लोग तो विचित्र सवाल करेंगे, विचित्र बात करेंगे। खाने का टाइम की कहाँ बात करते हो, मरने का टाइम नहीं, इतना काम लेके बैठ गए। तो आपको ऐसी बात जब ऑडियंस में आ जाए तो आपको तुरंत इसके ऊपर रिएक्शन देना है। और आपको एक बात लोगों को बतानी है। क्या बात बतानी है? कि इस धरती पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे बड़ा उद्योगपति हो, चाहे बड़ा डॉक्टर हो, चाहे बड़े धर्म गुरु हो, किसी भी लेवल का कोई भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति को अपने शरीर को ठीक रखना है। तो तीन ऐसे कर्म है, तीन में से एक को टाइम देना कंपलसरी है। तीन में से एक को टाइम देना कंपलसरी है। पहला, चबा चबा के खाएगा वो अपने शरीर को ठीक रख पाएगा। कोई बोलेगा कि मुझे तो खाने का टाइम ही नहीं है, मुझे तो मरने का भी टाइम नहीं है, तो फिर उसको अपने शरीर को ठीक रखने के लिए दूसरा क्या करना पड़ेगा? योगा, एक्सरसाइज, कसरत का टाइम देना पड़ेगा। जो लोग चबा के खाने का टाइम नहीं दे पाते हैं, उनको शरीर को ठीक रखने के लिए कसरत, योगा, एक्सरसाइज का टाइम देना पड़ेगा। तब जाके उनका शरीर ठीक रह पाएगा। अच्छा, कोई बोलेगा मुझे खाने का टाइम नहीं है, मुझे कसरत करने का भी टाइम नहीं है, तो फिर डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा। ये तीन में से एक को तो टाइम देना कंपलसरी है, तब जाके शरीर ठीक रख पाओगे। कोई बोलेगा मुझे खाने का भी टाइम नहीं है, कसरत का भी टाइम नहीं है, डॉक्टर के पास भी जाने का टाइम नहीं है, तो फिर ऊपर वाले के पास जाने का टाइम देना पड़ेगा। इसमें से तो कोई नहीं छूट सकता। आप ये तीन कार्य बताओगे भी, ये तीन में से कोई एक को करना कंपलसरी है, तब जाके आप ठीक रख पाओगे अपने आप को। चाहे आपके पास कितना भी काम हो, आपको तो एक में से तो, तीन में से एक को तो टाइम कंपलसरी देना है। अच्छा, कोई बोले मुझे खाने का भी टाइम नहीं है, कसरत का भी नहीं है, डॉक्टर के पास भी जाने का टाइम नहीं है, तो ऊपर पहुंच जाओगे, मान लो 60 65 साल में मर गए,
और ऊपर पहुंच गए तो भगवान थोड़ा दरवाजा खोलेगा। भगवान तो बोलेगा कि भी तुमको 100 साल दिए थे, तू क्यों जल्दी जल्दी आ गया मेरे पास, बाहर बैठा रहे। भगवान दरवाजा के बाहर बिठाएगा। बाहर बैठा हुआ व्यक्ति कंटालेगा, कंटाल के नीचे आएगा, नीचे आएगा तो उनके कुटुंब वालों ने उनके शरीर को तो जला दिया होगा। अब कहाँ जाएगा? हाँ, पूरे दिन वहां जहां जहां इकट्ठा होके गपाटे लगाते होगे वहां जाके वो खड़ा रहेगा। लोग उनकी बातें करते होंगे, लोगों की बात वो सुन पाएगा, लेकिन लोग उनको देख नहीं पाएंगे। क्या बनना पड़ेगा? भूत। तो आपको लोगों को बोलने का, आपको भूत नहीं बनना है तो चबा चबा के खाने की आदत डालो। जल्दी मर गए तो भूत जरूर बनना पड़ेगा। लोगों को कन्विंस करने के लिए आपको सरल भाषा में एग्जाम्पल, दृष्टांत देने पड़ेंगे, तब जाके लोग गंभीर बनेंगे। इसके अलावा नहीं सुनेंगे आपकी बातें। अच्छा, चबा के खाने से, कॉन्स्टिपेशन से बचने से, बीमारियां से बच सकते हो, ये तो एक फायदा हुआ। लेकिन लोग आजकल एक फायदे में के लालच में भी नहीं आते हैं। लोगों को ज्यादा फायदा दिखाना पड़ेगा आपको। तो आपको दूसरे और फायदे दिखाने पड़ेंगे। तो बच्चों के लिए आप बात बता सकते हो। आप आपके बच्चों को चबा चबा के खिलाने की आदत डालोगे तो उसके फायदे कितने होंगे वो आपको काउंट कराने पड़ेंगे। बच्चों का फायदा क्या होगा कि बच्चा जब चबा चबा के खाएगा तो बच्चा बीमार पड़ेगा ही नहीं, पहला फायदा तो हो गया। अच्छा, दूसरा फायदा क्या होगा? जब बच्चा चबा चबा के खाएगा तो उसके अंदर धीरज का गुण बढ़ेगा। धीरज यानी पैशन का गुण बढ़ेगा। अब पैशन का गुण बढ़ेगा, धीरज का गुण बढ़ेगा, तो उसके अंदर धीरज बढ़ेगी। धीरज को योग की भाषा में ध्यान कहते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन कहते हैं। जिनके शरीर में धीरज का गुण होगा उसका ध्यान भी बढ़िया होगा। और ध्यान बढ़िया होगा तो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा, टीचर पढ़ाएंगे, सारी बात उसको याद रह जाएगी। बच्चे को ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे मार्क से अच्छे नंबर ले आएगा। तो बिना ट्यूशन अच्छे मार्क्स से बच्चा पास भी हो जाएगा। दो फायदा उसको दिखाई देगा, उसके पेरेंट्स को, कि मेरा बच्चा पढ़ने में ठीक हो जाएगा, बीमारी से बच जाएगा। अच्छा, तीसरा एक और फायदा दिखाना है आपको। तीसरा फायदा क्या दिखाना है कि बच्चा जब धीरजवान होगा तो आप या उनके टीचर या आपके बच्चे के कोई वडील उनके सामने कोई बात बोलेगे तो बच्चा धीरज पूर्वक वो बात सुनेगा। तो बच्चे को उनके पेरेंट या टीचर क्या कहना चाहते हैं वो सारी बात समझ पाएगा बच्चा। और बच्चा ये बात समझ लेगा तो वो कभी जीवन में गलत एक्शन लेगा नहीं, झगड़ा करेगा नहीं। आजकल समाज में सबसे बड़ी समस्या एक है, सारे दुनिया के बुजुर्ग लोग एक सबसे ज्यादा फरियाद करते हैं, आजकल के नए जमाने के बच्चे हमारी सुनते नहीं है। ये सब बुजुर्गों की फरियाद है। तो ये फरियाद इसीलिए है कि उन्होंने अपने बेटों को, बच्चों को पैशन नहीं सिखाया। धीरे धीरे चबा के खाने की आदत सिखवाई होती तो उनके बच्चे उनकी बात सुनते, लेकिन उन्होंने ये बच्चे को सिखाया ही नहीं। इसीलिए आज वो उनके बच्चे उनकी बात सुनते नहीं है, पैशन का गुण ही नहीं डेवलप करवाया। अब बच्चा जब छोटा हो तब से आप ये उसको धीरे धीरे चबा के खाने की आदत डलवाओगे तो वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी आपकी बात सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर धीरज का गुण होगा। तो दुनिया में आज जितनी भी समस्याएं है वो सब क्या है? धीरज का अभाव, इंद्रियों की गुलामी, ये सब धीरज के अभाव से होती है। जो व्यक्ति चबा चबा के खाता है उनके जीवन में धीरज होती है। धीरज के कारण संतोष होता है, ध्यान होता है, सारे काम अच्छी तरह कर पाता है, सो लोगों को सुनता है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करता है। और आप सर्वे करना, जो लोग 80 साल से बड़े उम्र वाले हैं,
जो बीमार नहीं है, उनको जाके आप मिलोगे ना, तो वो इतने खुश होगे, उनको अपने जीवन से कोई फरियाद नहीं होगी। वो बोलेगे कि भाई हमारे जीवन में तो एकदम शांति, भले पैसे नहीं होगे उनके पास, गरीब घर में रहते होगे, फिर भी वो अपने जीवन में आत्मसंतोषी मानेंगे। उनको खुद को कोई दुख नहीं महसूस हुआ होगा, वो खुश हो गए। हाँ, अपने जीवन से खुश हो गए वो। भले कम पैसे है, झोपड़ी में रहते होगे, गरीब घर में होगे, फिर भी वो खुश मिजाज होते होंगे। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में संतोष आ जाता है, उनको किसी बात का दुख नहीं होता है। उसका आध्यात्मिक उन्नति भी ज्यादा होती है। वो लोग दूसरे के साथ झगड़ा फसाद भी नहीं करते हैं, एग्रेसिव नहीं होते, छोटी छोटी बातों में किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करते हैं, जो धीरे धीरे चबा के खाने वाले होते हैं। तो जिनके घर के अंदर रामायण चाहिए, वो लोग धीरे धीरे चबा के खाए, और जिनके घर में हर रोज महाभारत चाहिए, वो लोग जल्दी जल्दी खाए। आप लोगों को ये बात बोलोगे तो क्या कोई व्यक्ति की ताकत है वो अपने बच्चों को धीरे धीरे चबा के खाने की बात को स्वीकारे नहीं? लेकिन आपको सब एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, बेनिफिट दिखाने पड़ेंगे, तब जाके वो व्यक्ति धीरे धीरे चबा के खाने की आदत को स्वीकारेगा। हाँ, गुजराती में कहावत है, लालो लाभ वगर लोटे नहीं। तो लाला ने लाभ बताओ तो लोटे। मतलब पब्लिक ऐसी है कि लाभ दिखेगा तब जाके काम करेगी। हाँ, बिना लाभ कोई काम नहीं करेगा। आप उनकी बच्चों की लाइफ बदलती हुई दिखाई देगा ना, कि भी तेरा बच्चा हाँ एकदम शांत हो जाएगा, बीमार पड़ेगा नहीं, पढ़ने में वो होशियार हो जाएगा, आपकी बात सुनेगा, जिद करेगा नहीं, झगड़ा करेगा नहीं। तो सब पेरेंट्स को अपने बच्चों में यही तो चाहिए। सब बच्चे यही तो सब वाली यही तो उम्मीद रखते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने में होशियार हो, मेरा बेटा कभी बीमार ना हो, मेरा बेटा सबकी बात सुने, सबको मान पान सम्मान दे। ये सब बच्चे के पास अपेक्षा रखते हैं पेरेंट्स। एक दारू पीने वाला भी अपेक्षा ऐसा रखता है, मेरा बेटा दारू नहीं पीना चाहिए, मेरा बेटा व्यसनी नहीं बनना चाहिए। वो दारू पीने वाला भी खुद ऐसी अपेक्षा रखता है, तो आम पब्लिक क्यों नहीं रखेगी? तो बिना चबाए कॉन्स्टिपेशन होती है। चबा चबा के खाने के बेनिफिट क्या है, ये स्लाइड में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप यही स्लाइड के ऊपर रह के आप लोगों को बेनिफिट दिखा सकते हो। अच्छा, लोग बोलेंगे कि जो बड़े लोग हैं वो लोगों को तो चबा के खाने का टाइम कहाँ होता है। तो आपको एक दो एग्जाम्पल भी देने हैं बड़े लोगों के, जो लोगों ने चबा चबा के खाया था। इसमें पहला एग्जाम्पल आपको देना है गांधी जी का। गांधी जी ने जब साबरमती में आश्रम बनाया, अहमदाबाद की साबरमती के किनारे, तो उनको मिलने के लिए एक बार अहमदाबाद के बड़े मिल के मालिक आए थे, बड़ी महंगी गाड़ी लेके। जब वो मिल मालिक उनको मिलने आए गांधी को, तो गांधी ने मिल मालिक को बोला कि आपका कोई काम है तो बोलो, फिर मुझे खाने बैठना है। तो मिल मालिक ने क्या बोला, बापू आप खाना खा लो फिर हम बात करेंगे। गांधी जी ने दोबारा बोला, नहीं तुम्हारा काम बोलो, पहले काम निपटा देते फिर मुझे भोजन करना है। मिल मालिक बोले, नहीं नहीं बापू आप खाना खा लो फिर हम बात करेंगे। बापू ने तीसरी बार बोला, नहीं नहीं तुम्हारा काम निपटा दो फिर मुझे खाना है। तीन बार बापू ने बोला, गांधी बापू ने। मिल मालिक बोले, नहीं आप खाना खा लो फिर बात करेंगे। गांधी जी अपने रूम में खाने के लिए चले गए। 15 मिनट हो गई, बाहर नहीं आए गांधी जी। आधा घंटा हो गया, बाहर नहीं आया। पौने घंटा हो गया, बाहर नहीं आए। 1 घंटे के बाद बाहर आए, और बाहर आके ही गांधी बोले, मैं नहीं कहता था मुझे खाने का है, तुम्हारा 1 घंटा बिगड़ा। तुम्हारा तो 1 घंटा कितना कीमती होता है। अब हमको यहाँ से क्या सीख लेनी है, कि आपका बाहर कोई बड़ा व्यक्ति भी वेट करता हो, आपको आपके शरीर के साथ गद्दारी नहीं करनी है। हर व्यक्ति को ये बात आपको सिखानी है कि तुमको तुम्हारे शरीर के साथ कभी गद्दारी नहीं करनी है, चाहे आपका वेट करने वाला कितना भी बड़ा व्यक्ति हो।
आप आपके शरीर के साथ गद्दारी कर सकते हो, तो आप दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ गद्दारी कर सकते हो। सीधा आपको उनके मुंह पे बोल देने का कि जो अपने शरीर को नहीं संभाल पाता हो, अपने शरीर के साथ गद्दारी करने वाले के पे भरोसा कौन करेगा? तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा पति, कोई नहीं भरोसा करेगा तेरा। लोगों को इसके ऊपर जबरदस्त चोट डालनी पड़ेगी, तब जाके वो अलर्ट हो जाएंगे। लोगों को बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर के साथ गद्दारी करते हो, तो तुम्हारा भरोसा कौन करेगा? ईश्वर भी तुम्हारा भरोसा नहीं करेगा। फिर तुम्हारे जीवन में दुख के अलावा ईश्वर क्या देगा? ईश्वर के भरोसे के लिए तो आप जियो। ईश्वर को भरोसा पड़े ऐसा तो काम करो कम से कम। भगवान ने आपको शरीर दिया है, शरीर को ठीक रखने की जिम्मेदारी तुमको दी है, नहीं दी है? आप शरीर को ही नहीं संभाल पा रहे हो, तो ईश्वर की क्या भक्ति करोगे? ईश्वर के काम क्या करोगे आप? लोगों को डांटना पड़ेगा। डांटोगे नहीं ना, तो आंख खुलने वाली नहीं है। हाँ, ये लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते हैं। अच्छा, गांधी जी की ये घटना जो है, उसके बारे में नेचुरोपैथी की जो पुस्तिकीय होती है ना, पुणे के अंदर नेशनल नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट। उनकी जो पुस्तक है, उनकी पुस्तक में एक घटना का उल्लेख था कि भी गांधी भी चबा चबा के खाते थे। गांधी को गोली नहीं मारी होती ना, तो आज भी जिंदा होते। मजाक में भी लोगों को बोलने का, तो लोग हंसेंगे और गांधी की चबा के खाने की आदत को स्वीकृत करेंगे। अच्छा, इसके अलावा दूसरा एक एग्जाम्पल आपको देना है। वो है मोदी साहब की मदर, हीराबा का। हीराबा जब गुजर गई, तो न्यूज़पेपर में आया था कि वो 100 साल जी थी, एक भी बीमारी नहीं थी। ये बात जब न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ी थी, तो मैं जहां जहां लेक्चर लेने जाता था, तो वहां मैं सीधा एग्जाम्पल देने लगता था कि मोदी साहब की मदर हीराबा चबा चबा के खाती थी। वो खाती थी या नहीं खाती थी वो मुझे पता नहीं था, लेकिन वो 100 साल जी थी बिना बीमारी के। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस से लोगों को बोलता था कि वो धीरे धीरे चबा के खाती थी, इसीलिए वो 100 साल जी, एक भी बीमारी नहीं थी। मैं लोगों को इसी तरह ही बोलता रहता था। मेरे सेंटर पे कोई लोग आते थे, तो उन लोगों को भी मैं एग्जाम्पल देता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक भाई साहब सूटेड बूटेड मेरी ऑफिस में आ गए। वो अपनी बीमारी को लेके आए थे। वो आ गए और मैंने उनको हीराबा का एग्जाम्पल दिया कि हीराबा चबा के खाती थी, 100 साल जी थी, एक भी बीमारी नहीं थी। आप धीरे धीरे चबा के नहीं खा रहे हो, इसीलिए आप बीमार हो, इसीलिए मेरे पास आप आए हो। ये बात मैंने उनको जब बताई, तो वो भाई साहब एकदम खुश हो गए और मेरे सामने बोल के बोले, अरे भाई साहब, आप एकदम परफेक्ट बोल रहे हो, हीराबा चबा चबा के ही खाती थी। अब जब ये बात उनके मुंह से मैंने सुनी, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उनको पूछा, आपको कैसे पता? आप उनके क्या रिलेटिव थे, या आप उनकी सोसाइटी में रहते थे? आप उनके पड़ोसी हो क्या? तो वो भाई साहब ने क्या बताया पता है आपको? उन्होंने क्या बोला कि मैं उनका रिलेटिव नहीं हूँ, उनका पड़ोसी नहीं हूँ। मैं यहाँ सिविल में यूएन मेहता हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ, और हर महीने ऑफिशियल विजिट करने के लिए हीराबा के घर जाता था। मैं जब उनकी विजिट के लिए, बॉडी चेकअप के लिए हर महीने जाता था, तब मुझे पता था जब वो खाने बैठी थी ना, बैठी हुई होती है ना, तब मुझे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा वेट करना पड़ता था। वो खुद का अनुभव डॉक्टर का था। वो खुद डॉक्टर मेरी ऑफिस में आके, उनका एविडेंस आके मुझे सामने से आके दे गए। देखो ईश्वर कितना महान है। जो बात आपकी सच होती है ना, उसके एविडेंस ईश्वर आपके पास सामने से भेज देता है। मुझे तो ईश्वर पे भरोसा है, क्योंकि जो बात मुझे पता नहीं थी, ऐसे ही मैंने बोलना शुरू कर लिया था कि हीराबा चबा चबा के खाती थी, इसीलिए वो 100 साल जी थी। उसका एविडेंस मुझे सामने से
हाँ, डॉक्टर को भेज के वो एविडेंस मेरे सामने भगवान ने भेज दिया। ये छोटी बात नहीं है। सत्य को पकड़ के चलोगे ना तो वो लंबी देरी तक चलेगी। झूठ कभी चलने वाली नहीं। तो आपको ये योगाहार के कोर्स में आपको लोगों को सत्य के रास्ते पे ले जाना है। हाँ? धर्म के पालन के नियमों को दिखाना है। धर्म क्या सिखाता है, किसी भी धर्म हो, आपको सिखाता है अपने इष्ट देव की सेवा पूजा करना कंपलसरी है। हिंदू है तो मंदिर में जाना कंपलसरी है। जैन है तो देरासर में जाना कंपलसरी है। मुसलमान है तो उसको मस्जिद में जाना कंपलसरी है। क्रिश्चियन है तो उसको चर्च में जाना कंपलसरी है। सिख है तो उसको गुरुद्वारा में जाना कंपलसरी है। क्यों नहीं, सब जा रहे हैं, तुम भी जाओ। भगवान को हर रोज याद करो, उनकी सेवा पूजा करो, ये कंपलसरी है हर व्यक्ति के लिए। जो संसारी है, जो धार्मिक व्यक्ति है, हाँ, जो भगवान को मानता है, उसको एक कंपलसरी करना है। नास्तिक की बात अलग है। दूसरा, हर धर्म सिखाता है चैरिटी। व्यक्ति 50 साल तक वो अपने जीवन के लिए करे, लेकिन 50 के बाद उनको चैरिटी स्टार्ट करनी कंपलसरी है। उनको उनके आत्मा की ऊर्ध्व गति करनी है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मोक्ष के रास्ते आगे जाना है। तो उनके पास जो भी पड़ा है, धन है, समय है, ज्ञान है, वो 50 साल के बाद उसको लोगों को बांटना शुरू करना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है। ये बात भी लोगों को आपको बतानी पड़ेगी। भगवान की भक्ति करनी है, चैरिटी करनी है, तो साधन आपका क्या है, शरीर। और शरीर को ठीक रखने के लिए व्यक्ति को समय अंतर पे धर्म शास्त्रों ने बताए हुए उपवास कंपलसरी करने हैं। वो उपवास करेगा तो उसका शरीर ठीक रहेगा। उपवास वो कोई अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। हर धर्म वालों ने उपवास इसीलिए दिए है कि आप उपवास करके अपने शरीर को साफ रखो, शरीर में से कचरा निकालो। और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा कोई चीज जुड़ी हुई है तो वो है भोजन। और जो शरीर से भोजन को अलग कर सकता हो ना, वो दुनिया की सारी चीजों से मोह माया छोड़ सकता है। उपवास का मतलब ही है ऊपर वाले के पास वास करना। हाँ, शरीर का सबसे प्रिय चीज को छोड़ना, यही सबसे बड़ा उपवास है। ये बात भी लोगों को समझाना पड़ेगा। लोग उपवास में क्या खाते हैं, રાજગરાના શીરા ને બટાકાની ભાજીઓ ને સાબુદાણાની ખીચડીઓ ને ફરારી પીઝા। लोगों को सच्चे उपवास कैसे किया जाते हैं वो भी आपको सिखाने पड़ेंगे। तो आपको चबा चबा के खाने के ऊपर कितने लंबे टॉपिक हो गए, सोचो आप। गांधी का एग्जाम्पल दे दो, हीराबाई का दे दो, बच्चों के फायदे के बात बताओ। बच्चों सुनने वाले हो जाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, पढ़ने में होशियार हो जाएंगे, घर में कभी महाभारत होगा नहीं, बुजुर्गों की सुनेंगे। इससे और क्या चाहिए लोगों को। आप ऐसी बातें जब लोगों को बताओगे ना, तो लोगों को लगेगा कि भाई आप ईश्वर के फरिश्ते हो, ईश्वर ने आपको भेजा है। आप ईश्वर के दूत की तरह लोगों के सामने आप आ जाओगे, लोग आपको मान से देखने लगेंगे। तो ये योगाहार का पुस्तक कोई पढ़ेगा नहीं। आपको ये लोगों को इकट्ठा करके ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। और एक बार ये बातें बताओगे, मैं नहीं मानता कि आपके ऑडियंस में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति खड़ा होके निकल जाए। एक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट पड़ेगा कि आप कुछ कुछ अलग ही बता रहे हो। कभी कहीं सुना नहीं हो ऐसी बातें आप बता रहे हो। क्योंकि नहीं ये बात डॉक्टर बता रहा है, नहीं कोई कॉलेज में पढ़ा रहा है, कहीं कोई नहीं बता रहा है, कोई धर्म गुरु कोई बातें नहीं बता रहे। आप तो सबसे अलग हो रहे हो। आप तो एक डॉक्टर नहीं बताता है वो बात बता रहे हो, ये कोई धर्म गुरु नहीं बता रहा है वो बात आप बता रहे हो। तो इससे और क्या चाहिए।
आपको ये सारी बातें लोगों के सामने बोलने की एक्सपर्टाइज आपके अंदर आनी चाहिए। आपको ये बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो भी कुछ भी देखे बिना। हाँ, एक एक बात, सिर्फ आप मोबाइल में स्लाइड देख लो कि भाई ये टॉपिक की स्लाइड है, ये स्लाइड के ऊपर आपको ये 5 मिनट 15 मिनट बोलना है। तो ये मेरे जो सेमिनार की वीडियोज है ना, वो सारे जितने भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे सेमिनार वाले पड़े हैं, आप एक एक वीडियो को देखो। हर एक टॉपिक के ऊपर मैं क्या बोलता हूँ उसको नोट करो। एक एक स्लाइड के ऊपर इतने टॉपिक आते हैं जो स्लाइड में नहीं लिखे हैं, वो भी आपको बोलने हैं। क्योंकि स्लाइड का काम है आपको टॉपिक दिखाना, फिर टॉपिक के अंदर डिटेल में क्या क्या आपको लोगों को सिखाना है, वो आपको खुद को ही तैयारी करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है। तब जाके आप एक्सपर्ट बन पाओगे, लोग आपको किस सुनेंगे। तो आपको स्कूल स्कूल जाना है, घर घर जाना है, सोसाइटी सोसाइटी जाना है, जहां जहां लोग इकट्ठा होते हैं वहां उनकी समस्याओं का समाधान देना है। योगा हर ये सिंपल सा सब्जेक्ट नहीं है, पूरी दुनिया को एक नया आईना दिखाने वाला सब्जेक्ट है, नया आईना दिखाने वाला टॉपिक है। आज भले ही लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में उसका एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स चलता हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा गांव गांव तक लोग योगाहर की बातें बोलने लगेंगे। एक दिन आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब आप सब लोग उसको प्रचार करने में लग जाओगे। ये तब होने वाला है। और भगवान ने आपको इसीलिए तो पसंद किया है ना, आपको ये कोर्स के लिए एनरोल क्यों करवाया है। आप अपने अंतरात्मा को पूछ लेना, मैंने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया। आपका आत्मा ही खुद बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आत्मा ही बोलेगा कि भाई मेरे हाथों कुछ अच्छा करना है, मेरे जीवन को मुझे सार्थक करना है, इसीलिए ईश्वर ने मुझे ये रास्ते पे आगे चलाया है। मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया है तो आपकी जिंदगी में भी आ जाएगा। आपकी थकी आपके द्वारा लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो दूसरे सन्यासी लोग जो कर रहे हैं, दूसरे धर्म वाले जो कर रहे हैं, उनके रास्ते हमको नहीं चलना है। हमको अपने रास्ते चलने हैं, सही धर्म, सही भोजन, सही जीवन पद्धति, ये हमको खुद को अपने योगाहर के नाम से लोगों को सिखानी है। हाँ, हमको किसी को कंठी बंधवानी नहीं है। हाँ, कोई अपना कोई संप्रदाय तैयार नहीं करना है। ठीक है। तो हमारे साथ हमारी बातें सुन के सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए ये हिंदू है। दुनिया के सारे धर्म वाले अपनी बात को माने, इस तरह उसको बोलना है। तो आज अभी हमने 2-3 स्लाइड के ऊपर बात की। तो बिना चबाए खाने के ऊपर इतना लंबा टॉपिक आप दे सकते हो। अगला टॉपिक है पकाए हुए भोजन के नुकसान। तो पकाए हुए भोजन के नुकसान में आपको क्या बोलना है कि पकवान की परिभाषा क्या है। पकवान का अर्थ है जो पकाया हुआ है वो पकवान है। जब पकाए हुए भोजन का नुकसान क्या होता है, तो पकाया हुआ भोजन जल्दी सड़ जाता है। आपको एग्जाम्पल देना है, अंकुरित किए हुए मूंग आप फ्रिज में रखो, हर रोज मुट्ठी मुट्ठी खा सकते हो हफ्ते के लिए। लेकिन यही अंकुरित मूंग को आप कुकर में डालो, पका लो, फिर हफ्ते के लिए खा सकते हो क्या। फ्रिज में रखने के बाद भी नहीं खा सकते, दूसरे दिन सड़ जाते हैं, फेंक देना पड़ता है। तो पकाया हुआ भोजन जल्दी सड़ जाता है, वो शरीर में जाके भी सड़ जाता है और बीमारी का कारण बनता है। दूसरा क्या है, शाकाहारी का खून अल्कलाइन होना चाहिए, रहना चाहिए। अब आप तीनों टाइम पकवान खाओगे,
पकवान यानी एसिडिक अम्लता। अब पकाया हुआ भोजन एसिड है, तीनों टाइम एसिड खाओगे तो आपकी खून की पीएच वैल्यू अल्कलाइन कैसे रह पाएगी? शरीर में बीमारी आ जाएगी। अच्छा, तीसरा नुकसान है पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब पोषक तत्व मिलेंगे ही शरीर को, तो शरीर की सिस्टम्स का मेंटेनेंस कैसे होगा? तो ये तीन चीज आपको पकाए हुए भोजन के नुकसान यहां दिखाने हैं। पकाए हुए भोजन के आगे नुकसान क्या है? तो पकाया हुआ भोजन का एग्जाम्पल देने के लिए आपको यहां एक चित्र दिखाना है। लोगों को ये चित्र दिखाने का, और आप चित्र नहीं दिखा सको तो उसको सिर्फ रिमाइंड करवाने का कि आप गांव में जाइए। गांव में जाके जो गाय भैंस पालने वाली बहनें होती है वो हर रोज सुबह सुबह में गोबर इकट्ठा करती है, वो याद दिलाने का, तो उनको विजुलाइज हो जाएगा कि भी बहन ऐसे। फिर आपको बोलने का कि ये बहनें जो गोबर इकट्ठा करती है गाय भैंस का, तो क्या हाथ में ग्लोव पहनती है? बिना ग्लोव्स वो गोबर इकट्ठा करती है, तगारा भरती है, माथे पे रखती है, गड्ढे में डालने जाती है बहनें। अच्छा, यही बहन को बोलो ये गाय भैंस का गोबर छोड़ो, ये रोड पे झोपड़पट्टी वालों की पोटी इकट्ठा करनी है, करेगी क्या? नहीं करेगी। अच्छा, पराये लोगों की तो नहीं करेगी, उनकी कुटुंब वालों की करेगी क्या? कुटुंब वालों की छोड़ो, उनकी खुद की। पराये गाय भैंस की गोबर हाथ में पकड़ने के लिए तैयार है और अपना खुद का गोबर देखने के लिए राजी नहीं है। तो क्या हम ऐसा गंदा खाते हैं? खाने में तो हम गरम गरम मसालेदार टेस्टी टेस्टी खाते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। तो गंदा कहाँ से आता है? अच्छा, इसके आगे गांव की गाय का गोबर ऐसा आकारबंद होता है, हाथ में पकड़ने लायक होता है, गंदा नहीं होता है। यह चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ऐसा। अच्छा, शहर वाले की गाय, शहर में रहने वाली गायों का गोबर देखा आपने? आकार ही नहीं होता है, गंदा रबड़ी होती है, बास मारता है। क्यों? इसके पीछे का वजह आपको लोगों को दिखाना है। आपको दिखाना है कि गांव वाली गाय क्या खाती है। हरा या सूखा घास खाती है, कच्चा खाती है, बिना पकाए घास खाती है। इसीलिए उसका जो गोबर होता है वो हाथ में पकड़ने लायक होता है, गंदा नहीं होता है। शहर वाली गाय क्या खाती है? हम जो खा रहे हैं बचा हुआ सारा गाय को खिलाते हैं। हमने दाल चावल खाया, थोड़ा बच गया तो गाय को खिलाया। आपने रोटी सब्जी खाई, बच गई तो गाय को खिलाया। अब शहर में रहने वाली गाय का गोबर और मनुष्य के गोबर में क्या अंतर है? समस्या वो सारी गोबर की ही है। जितना गोबर गंदा, इतने शरीर में बीमारियां ज्यादा। आपको ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, तब जाके लोगों के माइंड में खुलेगे। उनको विजुलाइज होगा कि साली गाय का गोबर हाथ में पकड़ते हैं और अपना गोबर देखने के लिए राजी नहीं है। हमारा गोबर गंदा है, हमारा यूरिन गंदा है, हमारा पसीना गंदा है। हम हर रोज स्नान कर करके घिस के मर जाते हैं, साबु घिस घिस के, और दूसरे दिन सुबह में गंदे गंदे ही रह जाते हैं। अच्छा, ये गर्मी के मौसम में लोग स्नान स्नान करके नहा धो के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सेंट वेंट साट के ऑफिस जा रहे, बूट मोजा पहन के पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं। शाम को घर में आते हैं, बूट निकाल के घर में आते हैं तो रूम का वातावरण बिगड़ जाता है। उनके सॉक्स में मोजे में से इतनी बदबू आती है। रूम के दरवाजे खुले कर लेने पड़ते हैं, खिड़कियां खोल देनी पड़ती है वो हवा बदलने के लिए। तो ये आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दोगे तो लोगों के माइंड में विजुलाइज हो जाएंगे कि गर्मी के मौसम में हमारे सॉक्स में से गंदगी बदबू आती है। क्यों आती है? तो ये थोड़े बूट की गंदगी है, वो आप जो खा रहे हो तीनों टाइम पकाया, वो बदबू होके बाहर आता है पसीने के रूप में। हमारे कपड़े हर रोज गंदे हो जाते हैं। हाँ? इतने साबु पूरी जिंदगी में घिस घिस डालते हैं कि वो साबु के पैसे एक साइड इकट्ठा करो और बचत खाते में बैंक में डालते रहो, तो इतना बैलेंस इकट्ठा हो जाए, ब्याज का ब्याज ब्याज का ब्याज, तो 60 साल के बाद आपको पेंशन लेने की जरूरत ना पड़े, इतने पैसे बच जाए।
इतने पैसे तो हमने साबु घिस घिस करके गटर में डाल दिए, फिर भी बीमारी नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि तीनों टाइम आप पकाया खा रहे हो। पकाया खाने वाले की हालत यही रहेगी, उसको हर रोज साबु से स्नान करना पड़ेगा, हर रोज अपने कपड़े साबु से घिसने पड़ेंगे। हाँ, अपनी पत्नी अपने बेड में साथ में रहने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि गंदगी है। तो ये गंदगी क्यों आ रही है? हम जो भोजन खा रहे हैं, तीनों टाइम पकाया खा रहे हैं, इसके कारण ये समस्याएं आ रही है। तो आपको ऐसे स्लाइड को दिखा के ये सारी बातें उनको बतानी पड़ेगी, तब जाके उसको माइंड खुलेगा, उसकी आंखें खुलेगी, क्योंकि वो उसके आंखों में विजुलाइज हो जाएगा। गाय का गोबर देखेगा, गांव का गोबर देखेगा, शहर का गोबर देखेगा, उसके आंखों में नजर में आ जाएगा ये गंदा नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है? पकाया खा रहे हो। तो ये सब बातें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो आगे, जो लोग चबा के नहीं खाते हैं, जो लोग चबा के नहीं खाते हैं वो जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं। ज्यादा खुराक जठर में जाता है, ज्यादा खुराक आंतों में जाता है, ज्यादा खुराक आंतों से खून में जाता है, खून में ज्यादा खुराक जाता है, और मेहनत करके खर्च नहीं करता व्यक्ति, तो गया है खुराक खून में, लेकिन वो खुराक इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो खून में गया हुआ खुराक कचरा बन जाता है, और कचरा वाला खून शरीर में घूमता रहता है, और शरीर के हर एक ऑर्गन में जाता है, और हर ऑर्गन में जहां जहां कचरा इकट्ठा होने लगता है खून का, वहां वैसी बीमारी शुरू हो जाती है। और यहाँ एग्जाम्पल आपको देने हैं। मान लो किडनी के अंदर कचरा इकट्ठा हो गया, तो किडनी में स्टोन हो जाएगा। आपके लीवर में कचरा हो जाएगा इकट्ठा, तो फैटी लीवर हो जाएगा। आपके पेंक्रियाज में कचरा इकट्ठा हो गया, तो डायबिटीज हो जाएगी। आपके हृदय में कचरा इकट्ठा हो जाएगा, तो खून की हृदय की नलियों में ब्लॉकेज हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, लकवा पड़ जाएगा, और मगज में कचरा इकट्ठा हो जाएगा, तो लोगों के साथ झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो ये सब क्यों झमेला है? ओवर ईटिंग का। ओवर ईटिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि चबा चबा के खा नहीं रहे हैं। हाँ, लोगों को याद दिलाना है। आयुर्वेद कहता है जितना भोजन पेट में जाए, उतनी मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए। हमारा आधा जठर खुराक से बढ़ना चाहिए, और आधा जठर हमारी मुंह की सलाइवा से बढ़ना चाहिए। आप अपनी मुंह की सलाइवा नहीं डाल सकते हो, तो बाजार में से बोतल ले लो किसी का। बॉटल बाजार में लोग मिलते हैं तो लोग बॉटल पी लेते हैं। हाँ, सलावा के बॉटल मिलेगा क्या बाजार में? मिलेगा तो कोई नहीं पिएगा। हाँ, तो आपको बाजार से मिलने वाले नहीं है, तो फिर आपके मुंह में तो बनाना पड़ेगा। चबा चबा के रस करके खाओ, तब जाके आधा खुराक आपका, आधा जठर सलाइवा से और आधा खुराक से बढ़ेगा जठर। आपको ये सब एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। अब चबा के खाएगा, सलाइवा के साथ जाएगा, तब जाके ओवर ईटिंग होगा नहीं। ओवर ईटिंग होगा नहीं तो खून, हमारे शरीर के ऑर्गन में कचरा जमा होगा नहीं, कचरा जमा होगा नहीं तो बीमारी आएगी नहीं। ये छोटी सी बात आप लोगों को बता सकोगे। तो ये स्लाइड से आपको ये दिखाना है ओवर ईटिंग को कैसे आप रोक सकते हो। तो ये 11 स्लाइड हमारी, एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक चीज आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है। तो हम आगे 12 नंबर के टॉपिक के ऊपर आज नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर लंबा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर लंबा बोलना पड़ेगा। तो आज के जितने भी हमारे स्लाइड आए, वो हर एक स्लाइड क्या कहना चाहता है, उसके ऊपर आपको कैसे उसको प्रिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब करना है, कैसे बोलना है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आपकी परीक्षा में उसी के ऊपर से ही ओरल एग्जाम ली जाएगी। क्योंकि आप कैसे लोगों को हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके समझा सकते हो, वो एक्सपर्टाइज देखी जाएगी। तो आपको ये सारा बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक स्लाइड को देख के इसके ऊपर आपको बोलना पड़ेगा कि ये स्लाइड मैं कैसे बोलूंगा। यही आपका निबंध है। हाँ, परीक्षा में लिखित निबंध पूछने वाले नहीं है हम। हाँ, लंबे लंबे सवाल के जवाब हम पूछने वाले नहीं हैं। लेकिन आपको हर एक स्लाइड के ऊपर कैसे बोलना है, वो आपको हाँ ओरल एग्जाम में पूछा जाएगा।
हाँ, हैंड रेज किया है गुड़ासरा में, तो आप अनम्यूट करके अपने सवाल को पूछो। સર સ્લાઇડ મોકલી દેજો ને ગ્રુપમાં તો हाँ અમે પ્રેક્ટિસ हाँ, पीपीटी जो है ना, गुजराती और हिंदी दोनों हम रख देंगे। ठीक है। ઓકે સર तो और लेकिन इससे क्या है, स्लाइड अकेली देखने से आपको सब बातें याद नहीं आएगी। मेरे जो सेमिनार के जो लेक्चर है, वो हर एक स्लाइड के ऊपर मैं क्या क्या एग्जाम्पल देता हूँ, क्या क्या लॉजिक समझाता हूँ, वो आपको बार बार सुन के उसको लिख के तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आप उसके ऊपर बोल पाओगे। और आपको खुद को अपने ही घर में, लोगों के घर के सामने, अपने घर के फैमिली मेंबर के सामने आपको इसके टॉपिक के ऊपर बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके घर के जो मेंबर है, उन लोगों को बोलने का कि भाई मेरी एग्जाम में एक प्रिपरेशन करना है, तुमको मुझे साथ देना पड़ेगा। आपकी घरवाली हो, आपके घर वाले हो, बेटे हो, बेटियां है, जो भी है घर में, सबको आपको ये बोल बोल के आप कितना सही बोल रहे हो, कौन से टॉपिक कवर कर रहे हो, कौन से भूल गए, ये सब उन लोगों को सुनाओगे। तब जाके वो बोलेगे कि भाई आपने ये स्लाइड में ये टॉपिक रह गया आपका। तो आपको जब वो सामने वाला याद कराएगा ना, तो आपको ये याद रह जाएगा कि भाई ये टॉपिक तो मुझे बोलना चाहिए, वो मैं क्यों भूल गया। क्योंकि ये प्रैक्टिस से सारे टॉपिक आपको याद रह जाएंगे। अभी मैं जो यहाँ बता रहा हूँ, शायद उसमें कई स्लाइड में कोई टॉपिक रह भी जाता होगा, मेरा खुद का भी रह जाता होगा, लेकिन मेरे अलग अलग सेमिनार के जो वीडियो है, वो सब आप देखोगे ना, तो इसमें से सारे प्रकार की बातें आपको मिल जाएगी हर टॉपिक के ऊपर। तो जो जो वीडियो सेमिनार के हैं, वो आप जरूर बार बार उसको सुने, इससे आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। बोलिए, किसी को और सर क्वेश्चन? हाँ। सर आपका जो एनडीएस सेंटर है उसमें भी आप ऐसे ही गाइड करते हैं या और कुछ भी होता है? वहाँ हम ऐसा करते हैं कि मान लो आप 10-15 लोगों को लेके आते हैं, तो 1-1.5 घंटे के लिए हम ऐसे ही स्लाइड दिखा के सारे टॉपिक हम बोलते हैं, बताते हैं। उस टाइम आप खुद बैठ के देख के उसको सीख सकते हो कैसे हम सारी बातें बताते हैं। तो आप ऐसे प्रैक्टिस भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन आप सब लोगों को हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा लोगों को लेके। हम्म। और खुद की सपोज सर प्रैक्टिस चालू और करे तो आपको एनडीएस खुद को सेंटर करनी में है। क्या क्या करते हैं? आप अहमदाबाद गांधीनगर के नजदीक के इलाकों में हैं आप, तो आप ऐसा कर सकते हो, आपकी सोसाइटी में 50 बहनों को इकट्ठा कर लेने का, फिर हमको इनवाइट करने का, एक बड़ा एलईडी टीवी की व्यवस्था रखने की। तो टीवी के ऊपर हम स्लाइड चलाएंगे, एक एक स्लाइड चलाएंगे और एक एक टॉपिक को हम बोलेंगे। आपको उसको हम बोलते हैं, वो आपको देखने का, नोट करने का, फिर आपको खुद को इस बोलने की उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऐसे आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस आप बोल नहीं पाओगे। नहीं मीन्स सर कहने का मतलब ये है कि मीन्स हम इसमें सिर्फ सेमिनार और गाइड ही करते हैं या और कुछ भी करते हैं? यही तो काम है ना बहन, कि भाई आप जब बीमारी क्यों आ रही है, ये बात आप लोगों को समझाओगे तो वो उसमें से बाहर निकलने के रास्ते उसको अपने आप मिल जाएंगे। ओके। लोगों को कन्विंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारे टॉपिक जो है वो उनके शरीर में कैसे इफेक्ट करते हैं, ये जब तक उनके माइंड में ये नॉलेज नहीं जाएगा, तब तक क्या गंभीर होगे क्या लोग? नहीं हम्म। होगे। आपको चबा के खाने के फायदे, चबा के नहीं खाते हो तो क्या होता है, किस तरह उसकी इफेक्ट आती है, कॉन्स्टिपेशन कैसे होती है, बीमारी कैसे होती है। आप चबा के नहीं खाते हो तो ज्यादा खा जाते हो, ज्यादा खाने के बाद आपके शरीर के ऑर्गन में कचरा कहाँ से इकट्ठा हो जाता, ये सब आपको लॉजिकली दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आपको चार्ट के ऊपर या तो स्लाइड के ऊपर दिखाना पड़ेगा, तब जाके उसको ऑडियो विजुअल के साथ ये देखेगा सामने वाला, सुनने वाला। तब जाको इसको महसूस होगा कि हम ऐसी गलती करते हैं, इसके कारण हम बीमार हैं। उन लोगों को हम्म। गलतियां सिखानी है, गलतियां दिखानी है कि आपका शरीर शाकाहारी है, आपको चबा के खाना जरूरी है, नहीं खाओगे तो ये होगा, खाने से इतने फायदे होंगे, ये सब बताओगे, तो फिर वो अट्रैक्ट होगे ना आपसे। ये जो हम जो बोल रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं बोल रहा है।
दुनिया में कोई नहीं बोल रहा है, इसीलिए तो समस्या है। हमको ये बोल के लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है। भले इसमें से 100 लोगों को आप बोलोगे, इसमें से 10 लोग ही अमल करें, लेकिन 10 लोगों की तो जिंदगी बदल जाएगी ना। हम्म। और जब ट्रीटमेंट में सिर्फ डाइट हाँ, देते हैं, और फिर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में हम ट्रीटमेंट डाइट में देते हैं। आपको पर्सनल पर्सनल कंसल्टेशन करना है। जब हमने यहाँ ट्रीटमेंट के ऊपर जो बीमारी के बारे में हमने जिस तरह बातें हाँ। बताई कि ये पर्टिकुलर बीमारी में उन लोगों को क्या खाना क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, सब सारी बातें हमने बताई कि भाई ये फूड सप्लीमेंट का सपोर्ट ले सकते हो, हमारी प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हो सकता है तो वो खुद ही अपने भोजन को बदले। भोजन में क्या ध्यान रखना है, कच्चा खाना है तो उपवास कंपलसरी कराना है, नहीं करेगा तो गैस हो जाएगी। चाय दूध कॉफी को छोड़ के दही मक्खन पे या तो छाछ पे ले जाना है। प्रोबायोटिक के बारे में बताना है, हरी पत्ती हर रोज भोजन में शामिल हो जाना चाहिए। ये सब बातें उन लोगों को कंसल्टेंसी में बतानी है पेशेंट को। पेशेंट के ओके। साथ आप काम कर रहे हो तो उनको पेशेंट को उनकी बीमारी के रिलेटेड ही आपको उनको एडवाइस देनी है। लेकिन जब पब्लिक को आप जब एड्रेस कर रहे हो तो पब्लिक में तो सब प्रकार के, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग सब लोग हैं, बीमार से लेके तंदुरुस्त सब लोग हैं। तो सबको सबकी गलतियां कहाँ हो रही है उसके बारे में आपको बताना है, सबको कॉमन गलतियां दिखानी है। ओके। ठीक है। तो ठीक पहले है। हमको अवेयरनेस काम करना चाहिए। अवेयरनेस आप करोगे ना तो आपकी और लोग खिंचाएंगे और बोलेंगे कि भाई मेरी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो, तब जाके उसको प्राइवेट कंसल्टेंसी करनी है। और सर मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, एक दो लोगों को बताया ना, कोई डाइट के लिए तैयार ही नहीं होता, तो फिर उनको कैसे कन्विंस नहीं करें? तो यही तो बात बतानी पड़ेगी ना, उनको उनके लिए सेमिनार करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा कि भाई आप आओ, आप कौन सी ऐसी गलती करते हो जिसके कारण आपके शरीर में बीमारी घुस जाती है, क्या क्या गलतियां करते हो। तो आपको ये स्लाइड दिखा दिखा के एक एक बात को बोलते रहना पड़ेगा। आप ऐसे बोलोगे, जिस तरह मैं सेमिनार लेता हूँ, तो मैं सेमिनार में जब बोलता हूँ तो सामने वाला ऑडियंस हिलता भी नहीं है, कोई व्यक्ति खड़ा होकर निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी मेरी बातों में उसको इंटरेस्ट पड़ता है। तो आपकी बातों में इंटरेस्ट पड़ना चाहिए, उनको सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि पूरी दुनिया में मैंने आपकी जैसी बातें कहीं नहीं सुनी है, और आपकी बातों में लॉजिकली लग रही है। उनको ऐसा महसूस तो होना ही चाहिए, तब जाके आपकी बात सुनेंगे, इसके अलावा तो सुनेंगे नहीं। हम्म। तो अवेयरनेस कैंप से ही आपका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। लोग आपको कुछ अलग नजरिए से तभी देखेंगे जब आप कुछ नई बात बताओगे और लॉजिकल बताओगे, तब जाके बात सुनेंगे, इसके पहले कोई नहीं सुनेगा आपको। सिर्फ पेशेंट को बीमारी के बारे में कंसल्टेंसी करना एक बात अलग है, और अवेयरनेस प्रोग्राम करना अलग बात है। अवेयरनेस प्रोग्राम करने के बाद कंसल्ट के लिए लोग आएंगे। पहले तो आप लोगों को जागरूक करो, लोगों को बोलो, बहनों को बोलो, नमक कैसे खाना है, तेल कैसे खाना है, हरी पत्ती का क्या फायदा है, क्यों खाना चाहिए। आजकल बाजार में समाज में जो बर्निंग इश्यू है उसका समाधान क्या है। बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों में लड़कों में क्या समस्या है, इनफर्टिलिटी की समस्या है, छोटे छोटे लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं। लोग बीमार इतने पड़ रहे हैं, मजदूर छोटी उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, शराब पी के सोना पड़ता है उन लोगों को। तो इसके पीछे वजह क्या है, वो क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण उसको ये सब करना पड़ रहा है। ये समस्या, समाज की जो समस्या है उसका समाधान आपके पास क्या है, आप उसको ये समाधान बताओगे, तब जाके लोग आपके सामने अट्रैक्ट होगे, आपको सुनेंगे। इससे पहले कैसे सुनेंगे? तो आपको लोगों को सोसाइटियों में थोड़ी थोड़ी बहनों को इकट्ठा करके इसकी प्रैक्टिस करने के, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जब ये बातें बताने लगोगे ना तो लोगों को आपकी बातों पे भरोसा पड़ने लगेगा, लोग फिर धीरे धीरे अमल भी शुरू करेंगे। तो ये नया काम है, नए काम के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी,
और पहले तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपकी खुद की समस्याओं में से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप खुद उसका अमल नहीं करोगे, आप खुद चबा के नहीं खाओगे, आप खुद एक टाइम का उपवास नहीं करोगे, आप खुद आधा कच्चा नहीं खाओगे, आप खुद हरी पत्नी की चटनी, पत्तियों की चटनी नहीं खाओगे, आधा कच्चा नहीं खाओगे, तब तक आपके शरीर में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिर आपको खुद ने आपने उसका लाभ नहीं लिया है, तो फिर आप दूसरे को कैसे लाभ दे दिलवाओगे? नहीं दे, क्योंकि सामने वाला बोलेगा आप खा रहे हो क्या कच्चा? क्या आप एक टाइम उपवास कर रहे हो? क्या आपने चाय छोड़ी है? हम चाय की गुणगान तब गा सकते हैं कि भाई आपको चाय इस तरह नुकसान करेगा। जब आप खुद छोड़ दोगे तब आप जाके बोल सकते हो कि भाई चाय इतना नुकसान करती है। खुद चाय पीते रहेंगे और दूसरे को बोलेगा आप चाय मत पियो, तो ये तो क्या होगा? ये गलत है। आपको खुद को ये सब प्रयोग करना पड़ेगा, खुद को उसका लाभ लेना पड़ेगा। ठीक है। तो आप मेरे सेमिनार के वीडियो स्लाइडिंग के ऊपर जो जो टॉपिक के ऊपर मैं बातें करता हूँ, अभी भी हम ये 2 लेक्चर में ये पूरे जो हर एक स्लाइड के जो टॉपिक है हम पूरा करेंगे। तो इसमें आपको सब हर टॉपिक पे क्या क्या बोलना है वो सारी बातें आपको पता चल जाएगी। आपको उसको नोट करके एक नोट बना देना है कि ये स्लाइड में इतनी इतनी बातें तो आनी ही चाहिए। हम्म, ठीक है। तो ठीक है। हम सर फ्राइडे को क्लास फ्राइडे होगी? को हमारी छुट्टी रहेगी क्योंकि धुलेटी का जाहिर हाँ। त्योहार है। तो उस दिन हम छुट्टी रखेंगे। अगले बुधवार के दिन हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप सारे सेमिनार के जहाँ जहाँ वीडियो पड़े हैं वो सबको आप सुने। हाँ, इसमें से आपको कई टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है।